अस्सलाम वालेकुम। होप सो सब ठीक होंगे आप लोग, और एज़ यूजुअल मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी तो वो थियरीज़ थी जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन को, शेप ऑफ मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन किया करती थी। आज का जो हमारा टॉपिक है स्पेशल, ये थर्मोकेमिस्ट्री से है। इसमें हम हीट चेंजेस को डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन और डिफरेंट सारे इसके एस्पेक्ट्स डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थर्मोकेमिस्ट्री, दो पार्ट्स हैं इसके, एक थर्म से रिलेटेड है, दूसरा केमिस्ट्री। यहाँ पर थर्म से मीन हीट है और केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन मीन्स, सिंप्लीफाई करें हम इसको तो हीट चेंजेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, या जब केमिकल रिएक्शन होगा तो जो हीट चेंजेस होती हैं उसकी स्टडी को थर्मोकेमिस्ट्री कहेंगे। अब हीट चेंजेस याद रखिएगा, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पर एनर्जी या तो लूज होगी या एनर्जी गेन होगी। रिएक्शन एंडो हो सकता है या एक्सोथर्मिक हो सकता है। अब केमिकल रिएक्शन से कुछ चीज़ें मैं यहाँ डिस्कस करना चाहूँगा। केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट्स होते हैं, यही रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में। जब रिएक्टेंट्स कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट्स में तो यहां पर एक दो चीजें याद रखिएगा। रिएक्टेंट्स में बॉन्ड ब्रेकेज होती है, तो रिएक्टेंट्स में जो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं तो उनके जो बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स या जो भी, तो पहले वो बॉन्ड ब्रेकेज होगी। तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद जब प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन होती है तो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। तो मीन्स केमिकल रिएक्शन में दो चीजें इन्वॉल्व होंगी, एक बॉन्ड ब्रेकेज, उसके बाद बॉन्ड फॉर्मेशन। मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बार बार कह चुका हूं, क्लास में मैं बार बार ये चीजें डिस्कस कर चुका हूं कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगा वहां पर एक चीज नहीं समझनी। बच्चा यहां कंफ्यूजन क्रिएट करता है, आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं बात को क्लियर कर रहा हूं। एक है बॉन्ड ब्रेकेज, दूसरा है बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड ब्रेकेज हमेशा हमेशा एंडोथर्मिक होती है, मीन बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमेशा एनर्जी देनी पड़ती है, एंड बॉन्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। बच्चा यहां कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मैं यहां केमिकल रिएक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं यहां बॉन्ड ब्रेकेज की और बॉन्ड फॉर्मेशन की बात कर रहा हूं। बॉन्ड ब्रेकेज हमेशा एंडोथर्मिक, बॉन्ड फॉर्मेशन हमेशा एक्सोथर्मिक। यहां पर बच्चा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट होती है? बच्चा ये समझता है कि केमिकल रिएक्शन की बात हो रही है। केमिकल रिएक्शन जो है, केमिकल रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, केमिकल रिएक्शन। लेकिन मैं बार बार वही बात, रिएक्टेंट के जो बॉन्ड्स हैं तोड़ेंगे, एनर्जी देनी पड़ेगी। प्रोडक्ट्स हैं, बॉन्ड बनेंगे, एनर्जी लूज होगी। अब केमिकल रिएक्शन में क्योंकि दोनों स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, केमिकल रिएक्शन में दो स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन का भी, बॉन्ड ब्रेकेज का भी। तो रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक भी हो सकता है, रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एंडो भी होगा। याद रखिएगा यहां मेरा गिफ्ट हो गया आप लोगों के पास। एक्सोथर्मिक कब होगा रिएक्शन? रिएक्शन के दो हिस्से हैं, जो एक एंडोथर्मिक पार्ट है, दूसरा एक्सोथर्मिक पार्ट है।
अगर एनर्जी जो लूज होने वाली है, बॉन्ड फॉर्मेशन से लूज होने वाली एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड ब्रेकेज के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो कम है, तो याद रखिएगा रिएक्शन विल बी एक्सोथर्मिक। इफ एनर्जी लॉस्ट by bond formation is greater than the energy required to break the bonds, then reaction will be exothermic। और एंडोथर्मिक कब होगा? जब बॉन्ड ब्रेकेज के लिए एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, बॉन्ड फॉर्मेशन से जो एनर्जी लूज हो रही है वो कम हो रही है, then reaction will be endothermic। ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। रिएक्शन एंडो या एक्सो वो डिपेंड करता है कि बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए एनर्जी अगर ज्यादा लूज हो रही है, ब्रेकेज को ज्यादा रिक्वायर्ड है, जिसको ज्यादा रिक्वायर्ड होगी तो वही सिस्टम हो जाएगा। बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा चाहिए तो एंडो, बॉन्ड तोड़ने के लिए कम, रिलीज ज्यादा तो एक्सो हो जाएगा। ये बात क्लियर कीजिएगा। अब इन्हीं चीजों की स्टडी को, इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करना थर्मोकेमिस्ट्री कहलाता है। होप सो ये चीज क्लियर हो जाएगी। यहां पर हम मूव करते हैं अपने रिएक्शन की तरफ कि जो रिएक्शन है एंडो या एक्सो। एंडोथर्मिक रिएक्शंस की क्या खसूसियात होती हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन, पहली बात जो हीट है, हीट या एनर्जी फ्लोज फ्रॉम सराउंडिंग टू सिस्टम, सराउंडिंग टू सिस्टम के सराउंडिंग से सिस्टम की तरफ एनर्जी मूव करती है एंडोथर्मिक। एक्सो में क्या होता है? हीट फ्लोज फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग। ओके, यहां से सारी चीजें आप देख सकते हैं। सिस्टम में एनर्जी आ रही है, सराउंडिंग से आ रही है, तो मीन एनर्जी ऑफ सराउंडिंग, सराउंडिंग से क्योंकि हीट आ रही है तो मीन एनर्जी ऑफ सराउंडिंग डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीजेस। और क्योंकि सिस्टम में एनर्जी आ रही है तो एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। सेम अपोजिट हो जाएगा इसके लिए कि एनर्जी ऑफ सिस्टम सराउंडिंग, सराउंडिंग इसके केस में इंक्रीज हो जाएगी और एनर्जी ऑफ सिस्टम डिक्रीजेस। सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी एक्सोथर्मिक के केस में। ओके, अब यहां पे होता क्या है याद रखिएगा। इसके लिए मैं ग्राफ बना लेता हूं ताकि सिस्टम हमें पता चल जाए। यहां इस साइड पे पोटेंशियल एनर्जी है, यहां रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स हैं, रिएक्शन सिस्टम है। तो यहां एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए इस तरह का ग्राफ शो होगा। रिएक्टेंट्स जो होंगे लो एनर्जी पर होंगे, प्रोडक्ट्स जो हैं हाई एनर्जी पर होंगे। ये एक्टिवेशन एनर्जी के लिए है। इधर देख लेते हैं, ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये पोटेंशियल एनर्जी इस साइड पर है। तो एक्सोथर्मिक के केस में इस तरह का ग्राफ होगा कि जो रिएक्टेंट्स हैं वो हाई एनर्जी पे हैं और प्रोडक्ट्स लो एनर्जी पे। ये एक्टिवेशन एनर्जी के लिए है। यहां देखिएगा, अब एनर्जी पे यहां देख सकते हैं आप, सिंपल सी बात है कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज लो, मीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज लो, लो एनर्जी पे है रिएक्टेंट, एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज हाई।
कि प्रोडक्ट्स हाई एनर्जी पर हैं, रिएक्टेंट्स लो एनर्जी पर हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज हाई एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स इज लो। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं, स्टेबिलिटी के लिए किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी कब होगी, जब वो लो एनर्जी पर होता है। लो एनर्जी सिस्टम चेक करना है। एंडोथर्मिक के केस में देखें, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज लो, प्रोडक्ट्स की एनर्जी हाई, तो बता सकते हैं कि कौन स्टेबल होगा, रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स। बता चुका हूं मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में कि रिएक्टेंट्स क्योंकि लो एनर्जी पर हैं तो रिएक्टेंट्स विल बी स्टेबल, रिएक्टेंट्स स्टेबल होंगे और प्रोडक्ट्स क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। एंडोथर्मिक के केस में, एक्सो के केस में देखें, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स इज हाई, एनर्जी हाई है तो क्या स्टेबल होंगे, नो, रिएक्टेंट्स विल बी अनस्टेबल। और प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्योंकि लो है तो लो एनर्जी स्टेबिलिटी का साइन है, तो मीन प्रोडक्ट्स विल बी स्टेबल। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट्स अनस्टेबल, एंडोथर्मिक के केस में रिएक्टेंट्स स्टेबल, प्रोडक्ट अनस्टेबल। एक्सो के केस में रिएक्टेंट्स अनस्टेबल, प्रोडक्ट्स स्टेबल। थर्मोडायनामिकली कौन सा रिएक्शन फिजिबल होगा, एंडो या एक्सो? साफ जाहिर है हम सिस्टम्स की बात करते हैं कि हमेशा लो एनर्जी से अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं। अब अनस्टेबल कौन सा सिस्टम है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, स्टेबल कौन है, जिसकी एनर्जी कम है। तो मीन एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होगा वो थर्मोडायनामिकली फिजिबल सिस्टम होता है। ओके, तो ये है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक का केस। बड़ी सिंपल सी बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं। यहां पर अगर मैं एक दो चीजें और भी क्लियर करना चाहूं आप लोगों के लिए, जब फॉरवर्ड रिएक्शन में जाते हैं, ये देखें ये एक्टिवेशन एनर्जी है फॉरवर्ड रिएक्शन की, यहां से यहां तक ये जो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी, ये है बैकवर्ड रिएक्शन की। तो देखें कौन सी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, साफ जाहिर ये वाली। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये बात क्लियर कर लीजिएगा। इधर की बात करूंगा एक्सोथर्मिक के केस में, एक्सोथर्मिक के केस में एक्टिवेशन एनर्जी ये है, ये एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड की है, तो इधर क्या कहते हैं हम कि एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। गिफ्ट्स हैं आपके लिए, बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं। तो ये है जी आपके पास एंडो और एक्सोथर्मिक का केस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं इंथैल्पी चेंजेस के बारे में। इंथैल्पी और इंथैल्पी चेंजेस हमने डिस्कस करनी है नेक्स्ट में। इंथैल्पी के लिए हम कहते हैं इट इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड वर्क। यू नो केमिस्ट्री में हम वर्क जो है प्रेशर वॉल्यूम वर्क डिस्कस करते हैं, तो यहां वो यू डिस्कस होगा। तो मीन चेंज इन एंथैल्पी इक्वल्स डेल ई प्लस पी डेल वी प्लस डेल पी इनटू वी। यहां पर अगर हम एट कांस्टेंट प्रेशर कर ले, मीन प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या प्रेशर चेंज होगा, या चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू, चेंज इन प्रेशर क्या होगा, जीरो, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट किया हुआ है। तो ये वाला फैक्टर क्या हो जाएगा, जीरो। तो बचेगा क्या हमारे पास, जो रिमेनिंग इक्वेशन है डेल एच इक्वल्स डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। अब चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम कौन सी स्टेट के पास होता है, हमारे पास जो स्टेट्स हैं सॉलिड है,
सॉलिड है और लिक्विड है, तो चेंज इन वॉल्यूम जो है सॉलिड और लिक्विड के केस में ये ऑलमोस्ट जीरो होता है। अगर सॉलिड और लिक्विड की मैं बात कर लूं तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो, तो पूरा फैक्टर ये भी जीरो हो जाएगा। तो सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या बचेगा, डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा E। ये इक्वेशन पुट करते हैं हम सॉलिड और लिक्विड के केस में। अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो वहां पर जो चेंज इन वॉल्यूम है ये जीरो नहीं होता। चेंज इन वॉल्यूम इजीली हम स्टडी कर सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एम्प्टी स्पेसेस। तो चेंज इन वॉल्यूम है जीरो नहीं है, तो इसके लिए हम यही इक्वेशन पुट कर सकते हैं, डेल्टा H इक्वल्स डेल्टा E प्लस P डेल्टा V। अगर मैं डेल्टा E की जगह थर्मोडायनामिक्स लॉ है उससे ये वैल्यू क्या होती है कि डेल्टा E जो है हमारे पास ये होता है Q माइनस P डेल्टा V। तो डेल E की जगह उसकी वैल्यू अगर मैं रिप्लेस कर दूं, डेल्टा H इक्वल्स Q माइनस P डेल्टा V प्लस P डेल V कैंसिल हो जाएंगी, तो आपके पास बचेगा डेल्टा H इक्वल्स QP। अब यहां मैंने Q तो ठीक है हीट है, ये P किसको शो कर रहा है, ये वैल्यू जो मैं यहां कह के आया हूं एट कांस्टेंट प्रेशर। तो मेन कांस्टेंट प्रेशर पे क्योंकि स्टडी कर रहे हैं, तो मैं ये कहूंगा कि जो भी हीट प्रोवाइड करेंगे सिस्टम को जो हीट प्रोवाइड की जाएगी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो सिस्टम की हीट चेंजेस को डिस्कस किया जाएगा, मीन एंथैल्पी चेंज को चेंज करेगा। तो यहां पर मैं अगर एंथैल्पी को ये कह दूं कि एंथैल्पी इज टोटल हीट कंटेंट्स ऑफ द सिस्टम के जो हीट कंटेंट्स हैं उनको एंथैल्पी का नेम दिया जाता है। तो ये है जी हमारे पास एंथैल्पी। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट में हम मूव करते हैं, तो वो हमारे पास एंथैल्पी चेंजेस हैं।